Okay, children, we have learned human digestive system very systematically. Each and every point I covered in that. Now our next topic is the respiratory system. Here I have आपका ये पूरा मैंने बोर्ड ही यहाँ भर दिया है, तो you just see it and I am going to explain you. Okay. See children, respiration, oxidation of organic nutrients. Oxidation का मतलब ये होता है कि whatever food material we have taken, okay, it has born or it create energy each and every cell, and it is only possible in one condition. वो एक ही कंडीशन में पॉसिबल होगा जब उस तक ऑक्सीजन पहुंचेगी, ओके, या फिर ऑक्सीजन के अलावा कोई और गैस वहाँ पर पहुंचेगी और एनर्जी वहाँ पे क्रिएट होगी. इज इट क्लियर? सो दिस वन, इट्स टाइप रेस्पिरेशन टाइप. सो इन रेस्पिरेशन टाइप देखो मैंने टू पार्ट किए. वन इज द एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकेंड इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन. इज इट क्लियर? अब एरोबिक रेस्पिरेशन यानी ये बराबर है, इट हैज टेकन इन साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म आपको मालूम है सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसके अंदर लिक्विड मटेरियल होता है. दैट लिक्विड मटेरियल इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म, जीव द्रव्य. एंड सिमिलरली एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी साइटोप्लाज्म में होता है. तो आप लोग क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हो, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एरोबिक इन एनएरोबिक. तो यहाँ पे मैं आपको क्लियरली मेंशन कर देता हूँ कि एरोबिक और इन एरोबिक में इतना ही फर्क है कि एरोबिक रेस्पिरेशन इट हैज़ टेकन प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है. और जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होती, रेदर देन एनी अदर गैस, मे बी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस वगैरह इनहेल की जाती है, दैट इज कॉल्ड द एनएरोबिक रेस्पिरेशन. ओके, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है O2 यूटिलाइज्ड, ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, और यहाँ पे लिखा हुआ है O2 नॉट यूटिलाइज्ड, ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होता है. बराबर है. अच्छा, दोनों कंडीशन में पैदा तो ग्लूकोज ही होते हैं. यहाँ पर भी ग्लूकोज पैदा होगा, यहाँ पर भी ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज को बर्न करने के लिए. बराबर है. परवरिक एसिड के प्रेजेंटेशन में, और ये CO2 प्लस H2O एंड 86 कैलोरी जितनी एनर्जी ये माइटोकॉन्ड्रिया में जो है प्रोड्यूस करते हैं. जबकि यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ परवरिक एसिड अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो इथेनॉल इसका बाई प्रोडक्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, यीस्ट जैसे. और अगर मान लो कि ह्यूमन बीइंग है तो आप लोगों को ये मत समझना कि ह्यूमन बीइंग ऑलवेज जो है एरोबिक रेस्पिरेशन ही करता है. कभी कभी हमारी बॉडी में इन एरोबिक रेस्पिरेशन भी होता है. आप लोग बोलोगे सर हम तो ऑक्सीजन लेते हैं, बात बिल्कुल सही है, बट सो मेनी टाइम्स इन द इंटरनल मसल्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के अंदर, मसल्स के अंदर जब हम लोग बहुत हैवी वर्क कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं, तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है. एक पर्टिकुलर प्लेस में, पर्टिकुलर टिश्यूज़ में, पर्टिकुलर मसल्स में ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है, और वहाँ पर उस समय में इन एरोबिक रेस्पिरेशन शुरू होता है और उससे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है. आप लोगों ने बहुत बार मार्क किया होगा, जब आप बहुत ज़्यादा काम करते हो तो आप बोलते हो बॉडी में दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, बॉडी में क्रैम्प्स आ रहे हैं. वो क्रैम्प्स क्यों आते हैं? ड्यू टू द लैक्टिक एसिड. ओके, बिकॉज एसिड का काम यही है कि बॉडी में से वाटर ऑब्जर्व कर लेता है, और उसकी वजह से मसल्स में क्रम्प आते हैं और फिर पेन होना शुरू होता है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन होती नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है. इज इट क्लियर? और फिर थोड़ी देर के बाद में जब आप रिलैक्स करते हो, ऑक्सीजन की सप्लाई रेगुलर हो जाती है, तो यू कम इन द नॉर्मल कंडीशन. ओके, मैं यहाँ पे आप लोगों को दोनों के केमिकल रिएक्शन, पहले एरोबिक रेस्पिरेशन का केमिकल रिएक्शन में बता देता हूँ. देखो, ग्लूकोज in the presence of glycolysis occurring in cytoplasm, which I already mentioned there, O2 is not used. Perveric acid
Krebs cycle ETS presented by O2 and it gives 6 CO2, 6 H2O and release the energy 686 calorie. In short, we can mention the aerobic respiration like this way: C6H12O6 यानी ग्लूकोज शक्कर in the presence of oxygen O2, it gives 6 CO2 means it byproduct is the carbon dioxide, H2O water and energy, okay, which we utilize for our different purposes. अच्छा, अब इन एरोबिक में आ जाओ. इन एरोबिक में ग्लूकोज ग्लाइकोसिस in the presence of carbon dioxide or any other gases and with perveric acid. Okay, in animal, absence of O2 means in presence of oxygen or carbon dioxide or any other gases, it produce lactic acid 54 calorie and 2 ATP, that is the adenine triphosphate. Okay, अब ये तो यहाँ पे जो है एरोबिक एंड एयर एरोबिक रेस्पिरेशन का ये इतना टाइप था. अब दूसरा जो यहाँ पे दिया हुआ है, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस इन प्लांट. प्लांट में जो है, अब हमको तो नोस्ट्रिल वगैरह दे रखा है तो वहाँ से सांस ले सकते हैं. व्हाट इज अबाउट प्लांट? सो प्लांट में रेस्पिरेशन इन 3 प्लेसेस से होता है: रूट, स्टेम एंड लीव्स. रूट में रूट हेयर्स होते हैं एंड आपको ये बराबर ध्यान रखना चाहिए, जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, प्लांट ऑल्सो सेम वे टेक द ऑक्सीजन एंड रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड. अब आप लोग बोलोगे सर आप तो जो है अभी पहले वाले पार्ट में पढ़ा रहे थे कि प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस के टाइम में CO2 लेता है, तो मेरे वर्ड बराबर याद रखना, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, यानी जब खाना बनाना होता है देन ओनली ही यूज CO2, अदरवाइज नॉट. बराबर है. बाकी नॉर्मल कंडीशन में रेस्पिरेशन में लिटरली प्लांट ऑल्सो लिटरली यूज द ऑक्सीजन लाइक अस. तो वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? तो वो ऑक्सीजन रूट में से लेते हैं, स्टेम में स्टोमाटा होता है वहाँ से लेते हैं एंड लीव्स में से लेते हैं. तो स्टोमाटा में से वो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं. तो ये तो थी प्लांट की बात. एंड व्हाट इज अबाउट ह्यूमन बीइंग मीन्स एनिमल. अब एनिमल में आप लोग यहाँ पे देखो, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए रेस्पिरेशन के लिए अलग अलग पैटर्न हो सकते हैं. सो आई डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट. वन इज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ओके, एंड अदर एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग. इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अमीबा वो सेल मेम्ब्रेन से रेस्पिरेशन करता है, अर्थवॉर्म स्किन से रेस्पिरेशन करता है, इवन फ्रॉग एम्फीबियन मेंढक है तो वो स्किन से भी रेस्पिरेशन करता है और लंग से भी रेस्पिरेशन करता है. इंसेक्ट उनमें ट्रैकियल ट्यूब्स होते हैं उससे रेस्पिरेशन करते हैं. और फिश जो होती है वो गिल से रेस्पिरेशन करती है. बराबर है, वो ऑक्सीजन लेती है. बराबर है. और वाटर जो है गिल से बाहर छोड़ देती है और गिल में जो स्मॉल जो उसके आर्टरीज होती हैं उसमें से जो है वो ऑक्सीजन अंदर सक कर लेती है. लाइक दैट वे फिश इज टेक रेस्पायर. नॉट लेट्स टॉक अबाउट ह्यूमन बीइंग. अब इंसान की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले तो इंसान जो है एक्सटर्नल नेयर्स एंट्री एंड एग्जिट ऑफ एयर, यानी हमारा जो नाक के जो होल है वहाँ से ऑक्सीजन इनहेल करता है. इज इट क्लियर? एंड आफ्टर दैट नेसल चैम्बर में यानी कि नाक के अंदर एयर इज फिल्टर्ड. वहाँ पे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जो बाहर से आने वाले कचरे वगैरह को सबको जो है स्टॉप कर देते हैं, रोक देते हैं. प्योर एयर अंदर जाती है एंड दैट एयर एंटर्स इन द पायरेक्स. बराबर, हम लोगों ने कल भी पढ़ा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज द पोस्ट एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द बकल कैविटी, ओके, विच इज ओपन इन द लैरिक्स. बराबर है, यानी कि स्वर पेटी में ओपन होता है और वहाँ से इसके 2 पार्ट हो जाते हैं. एक पार्ट जो है पायरेक्स जो है एसोफेगस में चला जाता है और दूसरा पार्ट जो है ट्रैकिया के फॉर्म में जो है वो लंग्स की तरफ एंट्री मारता है. और ट्रैकिया से जो है इसका स्ट्रक्चर सी शेप में होता है. सी शेप के जो है मस्कुलर मसल्स होते हैं, उसके नीचे ब्रॉन्चीज होती हैं और इसका काम क्या है? पासेस ऑफ एयर ट्रांसपोर्टेशन. और फिर यहाँ से इसकी एंट्री लंग्स में होती है. लंग्स में 2 पार्ट होते हैं, एक ब्रोंकोलीज होती है और दूसरा एल्वोली होती है. ब्रोंकोलीज जो होती है वो छोटे छोटे
ब्रांचेज होते हैं विच कैरी द ऑक्सीजन एंड रिवाइज द कार्बन डाइऑक्साइड। एल्वेओली जो है जैसे अंगूर का गुच्छा होता है उसी तरह से जो एयर ट्यूबल्स होते हैं और उसके अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, यानी कि आप जो ऑक्सीजन लेते हो वो एल्वेओली में रिलीज की जाती है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वापस से बाहर आके नॉस्ट्रिल के थ्रू बाहर फेंक दी जाती है। सो एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन में दूसरा सपोर्टिव ऑर्गन जो है इसमें डायफ्राम है एंड इंटरकॉस्टल मसल्स है। ओके, अब ये तो मैंने आप लोगों को पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे बताया। अब मैं आपको यहाँ पे फिगर ड्रॉ करके दे रहा हूँ और फिगर ड्रॉ करके आई विल एक्सप्लेन यू, मैं आप लोगों को समझाऊंगा हाउ रेस्पिरेशन इज टेकन प्लेस इन ह्यूमन बीइंग। ओके, उसके बारे में फुल टू फुल मैं आपको डिटेल दूंगा एंड देन दिस टॉपिक विल बी ओवर। इज इट क्लियर? Now see children, we are trying to understand here human respiratory system। पहले हम लोग कौन कौन से पार्ट है उसको पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं एंड हाउ इट्स मैकेनिज्म, और फिर कैसे जो है सांस ली जाती है, वी विल टॉक अबाउट दैट। सो फर्स्ट इज द एक्सटर्नल नेरेट्स। आप ये देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है nasal passage। Okay, so there is a two opening called the external nasals at the anterior end of the nose. They are important for the entry and exit of breathing, यानी यहाँ से आप लोगों को जो है एंट्री और एग्जिट होती है। Then next one is your nasal chamber which is inside, ये पार्ट में। The external narratives lead to the lumen of the nose. It is called the nasal chamber. The lining of the nasal chamber is provided with the mucus gland and few hairs। ये पार्ट में यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था, हेयर्स वगैरह होते हैं। म्यूकस इसमें से जो है निकलता, म्यूकस मतलब एक चिकना पदार्थ जो बाहर से जो भी एयर वगैरह आती है, अगर उसमें इम्प्योरिटीज़ है, गंदगी है, तो उसको यहीं पे रोक लेता है वो, बराबर है। फिर वो कचरे के फॉर्म में आपके यहाँ से निकलता है, जिसको आप लोग गुजराती में गूंगा बोलते हो। ओके, it is provided with the mucus gland and few hairs. The air that enters the nasal chamber is filtered and microorganisms and dust particles are prevented to further in respiratory path. Such particles stick the mucus secreted from the mucus gland. Okay, so ये सब इतने पार्ट में यहाँ पर होता है। Next is your pharynx, the posterior end of the nasal chamber and the internal narratives that open in the pharynx, means end of the buccal cavity। ये पार्ट है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, एंड इट इज एसोसिएटेड विद द larynx, मीन्स द वोकल कैविटी के साथ में ये जुड़ा हुआ है, वॉइस बॉक्स के साथ में ये जुड़ा हुआ है। देन नेक्स्ट इज द गैलियोटिस। The pharynx open in the trachea by the silt-like apparatus called the glottis. Above the glottis, there is a protective cartilage flap called the epiglottis. When the balls of food is eating swallowing from the mouth, the glottis is closed. ये यहाँ पे क्लोज हो जाता है और उसकी वजह से जो है जो फूड है वो लंग्स में नहीं जाता, सीधा एसोफेगस से नीचे उतरता है। Closed by the epiglottis, to that the food is prevented from the entering the trachea. Trachea means this wind pipe, ये वाली फूड पाइप उसके बाजू में यहीं से अलग पड़ जाती है, ये जगह से। Is it clear? And gallient open in the trachea। ठीक है, next one is the trachea। ये आपको ये सी कार्टिलेज शेप में दिखाई दे रहा है, दिस इज द trachea। The larynx sound box is located at the upper end of the trachea। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो साउंड बॉक्स ये रहा, ये ट्रैकिया के अपर पार्ट में। The trachea that start from the lower end of the larynx extended up to the middle thoracic cavity. It is the tubular organ, 12 cm long and 2.2 cm wide. It is post externally divided into the two branches called the bronchs। ये देखो यहाँ पे ये जो ट्रैकिया है ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ये किधर आ रहा है, ये ब्लू कलर से मैंने बताया, एंड दिस इज द ब्रॉन्चीज। ओके, एयर इन दोनों से जो है लंग्स में एंटर होती है।
फिर ब्रांचेस, ब्रांचेस आर द टू ब्रांचेस फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द ट्रैकिया, ये जो अंदर एंट्री मार रहे ये और ये। windpipe, each branches enter into the lung its own side. The trachea and bronchs have C-shaped cartilage ring and short interval lining wall around the lumen. The respiratory passage is kept open and prevent from the getting collapsed due to the rings. फिर है ब्रांचोलाइज, ओके, इनके भी जो सब ब्रांचेस हैं ये देखो ये और छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड, दैट इज कॉल्ड द ब्रांचोलाइज और ब्रोंकोलाइज। The branches divided into large number of branches and sub-branched and which finally result into the very fine tubular and microscopic bronchioles. Each bronchioles treatment the sac-like structure called the alveoli. बराबर, ये देखो यहाँ पे आपको इसका एंड इस तरह से हो जाता है जैसे बलून्स जो है क्या कहते होते हैं उस टाइप के बलून स्ट्रक्चर में जो है इसका एंड जो है अंदर होता है। मैंने यहाँ पे पर्पल कलर से दिखाया हुआ है। And that is the alveoli. Are very thin walled sac-like structure of the lungs. Each alveoli is surrounded by the closed network fine blood capillaries and alveolis are great important in the exchange of respiratory because यहीं पर इन alveolis में इसके अंदर देखो मैंने यहाँ पे तो इतना छोटा नहीं हो सकता था इसलिए मैंने इधर बताया, इसी के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ऑक्सीजन ले ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर जाती है, फिर से वो नोस्ट्रिल के थ्रू बाहर आ जाती है। ओके, एंड दिस एंटायर पार्ट जिसके अंदर ये सब है दैट इज नोन एज द लंग्स, जिसको हम लोग फेफड़े बोलते हैं। और ये हमारे जो है यहाँ पर जो यहाँ पे जो है अंश मेखला होती है, जो एक रिब केज जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिब केज, उसके अंदर ये बहुत सेफली सिचुएटेड होती है। ओके, सो दिस इज द सिचुएशन। नाउ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, अब सांस कैसे ली जाती है। वैसे तो हम लोग रोज सांस लेते हैं, बराबर है, लेकिन क्या मैकेनिज्म होता है, लेट्स टॉक अबाउट दैट, उसके बारे में बात करते हैं। सो respiration is a process energy by the oxidation of the organic nutrients in the living organism is called the respiration. The process of drawing the atmospheric air in the lungs is called the separation or inhalation. यानी ऑक्सीजन अंदर लेने के प्रोसेस को इनहेलेशन बोलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पर आ रहा है उसको बाहर फेंकने के प्रोसेस को एक्सहेलेशन बोलते हैं। तो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। In order to draw the air in the air pressure inside the lungs, बराबर है, जिस तरह से आप गुब्बारे में हवा भरते हैं तो कैसे गुब्बारा फूल जाता है, तो वैसे ही जब आप जो है नोज से एयर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली लंग्स आपके फैल जाते हैं और ये डायफ्राम है ये नीचे आ जाता है, बराबर है। The dome spread muscular diaphragm which is convex above and partition is the separate the thoracic cavities from the abdomen cavity। मतलब इसको जो है ये स्टमक से अलग करता है। हम लोगों ने फूड प्रोसीजर में भी ये चीज़ हम लोगों ने जो है अंडरस्टैंड की थी। डायफ्राग्राम इज स्ट्रेच्ड टू बिकम अ फ्लैट इंस्टेंट रिमेनिंग कॉन्वेक्स। As a result, the length of the thoracic cavity increase, the contraction and the oblique intercostal muscles cause the movement of the ribs and some rotations of the thoracic ribs over a thoracic vertebra cause the increase the breadth and depth to the thoracic cavity. Thus the volume of the thoracic cavity increase, यानी कि लंग्स का जो है शेप बढ़ जाता है बिकॉज अंदर एयर आ जाती है। द प्रेशर enter in decrease as a result the air drawn the lungs through the external muscles. The process of this is called the inhalation और इसी प्रोसेस को inhalation बोलते हैं। inhalation में lungs फैलते हैं, जैसे गुब्बारे में हवा भरते तो गुब्बारा फूक फैल जाता है, it is just like that। और inspiration,
ड्यू टू द लंग्स एक्सपांड एंड ईच एवोली ऑल्सो एक्सपांड एंड गेट फिल्ड विथ एयर, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बिटवीन द वॉल ऑफ एवोली एंड ब्लड एंड सराउंडिंग द ब्लड कैपिलरीज। एवोली के चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज होती है बच्चों, बराबर है, वो डीऑक्सीजनेटेड होती है। तो डीऑक्सीजनेटेड जो होती हैं वो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देती हैं और ऑक्सीजन गैस को ले लेती हैं और वापस से उसको जो है पूरे बॉडी में पहुंचाने के लिए लंग्स की तरफ अपनी ट्रैवलिंग करती हैं। Blood capillaries occur in this side. Thereafter the diaphragm, intercostal muscular and the rib cage again original step। मतलब वो सिकुड़ता है, जैसे गुब्बारे में से हवा निकलती है बाहर तो गुब्बारा कैसे सिकुड़ता है, तो सेम वे यहाँ पे भी यही प्रोसीजर होती है। एंड thereby increase the pressure in the lungs thus contract यानी सिकुड़ता है and force of the air out the back through the external nerves and atmosphere। This part of the breathing process is called the exhalation or expiration, in which the air containing the CO2 is exhaled। Entire physical process of the inhalation and exhalation follow the law of diffusion of gas, okay, and this entire process is called the respiration process and this is done through this lungs। So children, here I have explained you the whole concept of रेस्पिरेशन। मैंने आप लोगों को रेस्पिरेशन हाउ इट हैज़ टेकन प्लेस उसके बारे में मैंने आप लोगों से बातचीत की। नाउ नेक्स्ट वन दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन, ओके, एंड उसमें हम लोग प्लांट ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे और एट द सेम टाइम ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हार्ट उसके बारे में सोचेंगे एंड दैट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। ओके, बाय, सी यू।